लास्ट की क्लास में अपन ने पैथोफिजियोलॉजी तक देखा था। अब अपन स्टार्ट करते हैं साइन और सिम्टम विद इन फर्स्ट 24 आवर। पेशेंट के सारे साइन और सिम्टम अपन ने देखे थे, उनके साथ में जब अपन ने टैब देखे थे। पर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपन देखते हैं कि पहले 24 घंटे के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। तो क्या देखा था अपन ने पैथोफिजियोलॉजी में कि हाइपोवोलेमिक चांस शॉक होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट की डेथ होने की चांस रहते हैं। तो उसके साथ में क्या क्या देखें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। पोटेशियम का लेवल इसलिए बढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि जब बर्न होता है तब क्या होता है, बर्न की वजह से सेल डेथ होती है, और सेल डेथ होने की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर से पोटेशियम रिलीज होता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनायन केटाइंस बढ़े थे ना, तो उनके अंदर क्या देखते हैं अपन, उनके अंदर पोटेशियम देखते हैं, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो बर्न होगा तो सेल डैमेज होगी, और सेल डैमेज होगी तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, पोटेशियम, और पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ। अब पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो पोटेशियम क्या काम करवाता है, पोटेशियम हार्ट को पंप करवाने का काम करवाता है। पोटेशियम हार्ट को पंप करवाने के लिए काम करवाता है। अगर ये ज़्यादा आ गया तो एबनॉर्मली हार्ट पंप करेगा और डिसरिथमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं पोटेशियम बढ़ने की वजह से, टोल टी वेव देखने को मिलती है। दूसरा जो आयन है वो होता है सोडियम। ये भी अपन ने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जब सोडियम ज़्यादा बढ़ेगा तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। और पोटेशियम का लेवल कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जब फ्लूइड बाहर निकलेगा, हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोवोलीमिया होगा तो फ्लूइड बाहर निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, सोडियम भी तो बाहर निकलेगा, सेल के बाहर ही रहता है। तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगी, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, बीपी भी कम हो जाएगी, और हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल और हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा अपने को। ये इसलिए दिखा जाता है हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट का लेवल, क्योंकि जब फ्लूइड कम होगा तो हाइपोवोलीमिया होगा। जब हाइपोवोलीमिया होता है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा, फ्लूइड खत्म हो गया, तो उस पीछे क्या बच जाएगी, सेल बच जाएगी। प्लाज्मा कम हुआ, सेल बच गई, सेल बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, और कॉन्सनट्रेटेड ब्लड रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्लड रहेगा तो हीमेटोक्रिट भी देखने को मिलेगा। तो इसका मैनेजमेंट क्या देखेंगे, मैनेजमेंट अपन देखेंगे फ्लूइड हाइपोवोलीमिया शॉक हो गया तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही तो करना है अपने को। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे फर्स्ट 24 आवर के अंदर, और फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। और देते कैसे अपन, यूज़ करते हैं अपन पार्कलैंड फार्मूला, ये पार्कलैंड फार्मूले के थ्रू अपन देते हैं। और फ्लूइड देते हैं तो उस समय क्या क्या अपने को ध्यान रखना होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंट में ध्यान। सबसे पहले आउटपुट, भाई जितना दिया है उतना वापस से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो यूरिन जो आउटपुट है वो अपन चेक करते हैं, 30 ml से ज़्यादा होना चाहिए तब नॉर्मल है। बीपी क्योंकि घट गई थी, हाइपोवोलीमिया हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बीपी घट रही थी तो बीपी क्या होनी चाहिए, बढ़ी हुई, ये वो कौन सी वाली होनी चाहिए, सिस्टोलिक वाली बीपी होनी चाहिए। जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट से कम हो जानी चाहिए। तो ये फर्स्ट 24 आवर का मैनेजमेंट है। अब अपन देखते हैं बर्न का मैनेजमेंट। तो बर्न का मैनेजमेंट करने से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ABCD चेक करते हैं। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, और D फॉर डिफॉर्मिलिटी। तो एयरवे चेक करने के लिए अपने को, अब अपन देख रहे हैं कि बर्न का मैनेजमेंट करते हैं तो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री, जो जनरल माइनर बर्न होता है उसका अपन प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे, 3C। बर्न का जो माइनर वाला है उसमें 3C इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या करना है, कूल वाटर, C फॉर कूल वाटर का यूज़ करना है। आइस वगैरह नहीं लगानी, कोई भी क्रीम वगैरह या ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि अपन क्या करते हैं जनरली यही सुनते हैं कि कोलगेट लगा दो, खोपरे का तेल है वो लगा दो, या और कुछ ऑइंटमेंट वगैरह बोलो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल कूल वाटर से उसको टेप वाटर से धोना है, रनिंग करना है। अगर दूसरा क्या करना है, C फॉर कवर एरिया, उस एरिया को धोने के बाद में क्या करना, कवर करना है। कवर इसलिए करना है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो, और क्लीन कपड़े से कवर करना है। नेक्स्ट C फॉर क्लोथिंग रिमूव करने हैं क्लोथ। मान लो यहाँ पे हाथ जला हुआ है और टी शर्ट कुछ ऐसी पहनी हुई है तो वहाँ पे वो लगा हुआ है, तो वो भी क्या करता है, साथ में उसके क्लोथिंग को रिमूव करना है। क्योंकि जब कपड़ा जल रहा है तो कपड़ा जलता हुआ उसके साथ में स्किन को भी डैमेज करवा सकता है। पर ये हमेशा ध्यान रखना, जो रिमूव क्लोथ और ज्वेलरी रिमूव करते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही करें। ऐसे नहीं अपन कलाकारी कर ले और अपन उतार दें, उससे स्किन भी साथ में आ सकती है उसके। अब इमीडिएट, अगर तार से बर्न हुआ है पेशेंट तो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा उसका, कूलिंग द इंजरी विद वाटर, जो एरिया है उसको ठंडा करना है। और केमिकल से अगर बर्न हुआ है तो फर्स्ट कंसिडरेशन होता है इमीडिएट केयर में उसका रिमूविंग
क्लोथिंग, उसके क्लोथ को रिमूव करना। अब प्रायोरिटी में क्या करना है, पर्सन को रिमूव करना है सोर्स ऑफ इंजरी से। ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है कि कुछ कहीं जला हुआ तो उसको वहाँ से रिमूव करना है। अगर थर्मल बर्न लेस देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया पे हुआ है तो कूल टेप, वही वाला जो अपन ने स्टार्ट में देखा था, कूल करना है साइट ऑफ बर्न को और कवर करना है कपड़े को। क्राइटेरिया क्या होता है बर्न सेंटर में किसी पेशेंट को रेफ़र करने का? किसी भी पेशेंट को बर्न सेंटर में रेफ़र करने का एक क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले बर्न सेंटर में रेफ़र करना है तो क्या हो, अगर पेशेंट का फेस जला हो, हैंड फीट जले हो और मेजर जॉइंट वगैरह जेनिटल एरिया अगर जला हुआ हो तो उन कंडीशन में उनको वहाँ पे नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं रखना है। बर्न के जो सेंटर हैं स्पेशल जहाँ पे बर्न का ट्रीटमेंट होता है उनको वहाँ रेफ़र करना है। नेक्स्ट, अगर कोई इलेक्ट्रिकल और केमिकल बर्न हो रखा हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और केमिकल की वजह से अगर किसी पेशेंट में बर्न हुआ हो तो भी उसको बर्न सेंटर में रेफ़र करना है। फुल थिकनेस अगर बर्न है, 3 डिग्री 4 डिग्री बर्न है और कोई भी एज हो तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, पेशेंट को क्रिटिकल केयर में भेजना है बर्न वाली यूनिट में। टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर 10% से ज़्यादा है और उसी के साथ में इन्हेलेशन इंजरी भी है तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, अपने को रेफ़र करना है। और अगर स्टाफ नौसिखुआ है, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं है बर्न को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, उसको हायर सेंटर रेफ़र करना है। अब मेजर बर्न है, मेजर बर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो अपन देखते हैं। मेजर बर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो अपन देख रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट थिंग टू डू, अपने को ABCD चेक करना है। ए फॉर एयरवे, एयरवे चेक करना है तो अपने को क्या देखना है, सबसे पहले एयरवे की पेटेंसी चेक करनी है। वहाँ पे नोज एरिया बर्न है, कौन सा वाला एरिया बर्न है, नेक का, तो वो सारी की सारी क्या काम करवाता है, आगे चल के उसके लेरिंजियल एडिमा करवाता है। तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा। जब लेरिंजियल एडिमा हो जाएगा तो लेरिंग्स के अंदर उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो वो ना हो इसके लिए अपन पहले ही क्या कर देते हैं, उसके प्रोफाइलेक्टिक इंट्यूबेशन कर देते हैं। अब बाई चांस किसी के मान लो कोई पेशेंट आया, उसके लेरिंजियल एडिमा डेवलप था पहले से ही और अपन उसके इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय निडल क्रिकोथायरॉयडोटोमी करके ये प्रोसीजर होता है जब इंट्यूबेशन फेल हो जाता है। दूसरा, अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया 40% से ज़्यादा बर्न है तो उस समय भी यही मैनेजमेंट होता है उसका। अब एयरवे जो बर्न हो जाता है उसकी फेज देखते हैं अपन, तो 3 फेज देखते हैं, फेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशिएंसी। अब एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशिएंसी कैसे होगी भाई, जब वो शुरू में आएगा उसके लेरिंजियल एडिमा डेवलप हो जाएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो उसका SpO2 लेवल कम हो जाएगा और ब्रीथलेसनेस दिखेगा पेशेंट। तो फर्स्ट फेज होती है एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशिएंसी। सेकेंड फेज के अंदर क्या होता है, ARDS लाइक साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। थर्ड फेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, निमोनिया। निमोनिया क्यों होता है, क्योंकि अंदर अपन देखेंगे कि एडिमा कैसे होता है बर्न की कंडीशन में। तो जब वहाँ पे सिस्टमिक बर्न हो गया, बहुत ज़्यादा 4 डिग्री 3 डिग्री वाला बर्न हो गया, तो लंग्स के अंदर आसपास में वो एरिया के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और लंग्स के एल्वियोलाई को, एपिथेलियम को डैमेज कर देता है। तो अर्ली स्टेज में तो स्टेफाइलो एरियोस का होता है और लेट स्टेज में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, अपने को एडिक्वेसी प्रॉपर वेंटिलेशन का चेक करना है, भाई प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाइपोक्सिया के लिए अपने को पेशेंट को चेक करना है और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के लिए चेक करना है, क्योंकि हाइपोक्सिया होगा तो भी उसको सांस लेने में दिक्कत तो वैसे ही है और उसके मेंटल स्टेटस एबनॉर्मल हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई बर्न के एरिया में तो रूम के अंदर ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वही गैस वापस लेगा ज़्यादातर और उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाएगी। दूसरा, एस्कार जो हो रहा है फॉर्मेशन, उसको भी असेस करना है। तो एस्कार फॉर्मेशन जब होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है पेशेंट के, अगर मान लो नेक का एरिया जल गया, फेस का एरिया जला है, टोर्सो का, ट्रंक का एरिया जला है, तो उस कंडीशन में 3 डिग्री 4 डिग्री में क्या होता है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था ना स्कार का मतलब क्या होता है। तो वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या कर देती है, इस जो सांस ले रहा है पेशेंट, उसके जो लंग्स हैं उसको क्या करवा देता है, वो कंप्रेस करवा देता है। सांस लेने के अंदर उसके लंग्स क्या नहीं हो पाएंगे, उसके रिकॉइल और वापस से एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। तो एस्कार फॉर्मेशन अपने को चेक करना है। अगर वो हो रहा है एस्कार का तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसको सर्जरिकल प्रोसीजर के थ्रू क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसको एसेरोटोमी अपन कहते हैं।
नेक्स्ट को देखना है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में अपने को क्या चेक करना है, पेशेंट की पल्स चेक करनी है प्रॉपरली, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चेक करना है कि इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पेशेंट का 10% से एरिया कम बर्न है तो क्या होगा, लोकल इन्फ्लामेटरी मीडिएट की वजह से लोकल इन्फ्लामेशन होगा, और 10 से ज़्यादा % एरिया बर्न हो गया तो जनरल इन्फ्लामेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटेड्स आएंगे वहाँ पे वो पल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी लाएंगी, बीपी के अंदर एबनॉर्मलिटी लाएंगे। तो उस कंडीशन में चेक करनी है पेशेंट की पल्स और बीपी, और हाइपोवोलीमिया का साइन भी चेक करना है, क्योंकि पेशेंट को हाइपोवोलीमिक शॉक होने के चांसेस हो सकते हैं उस कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला बर्न की कंडीशन में यूज इसलिए किया जाता है कि कितना फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, वो असेस करने के लिए कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, फ्लूइड रिसक्सिटेशन करते हैं बर्न के पेशेंट में। तो पार्कलैंड फार्मूला के अंदर क्या है, फार्मूला है 4 ml इंटू वेट इन केजी, पेशेंट का कितना वेट है इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना % बर्न हुआ। तो ये निकालने के लिए अपन ने एक अलग से क्लास बनाई थी जिसको रूल ऑफ 9 बताया था अपन ने। तो उसके अंदर अपन ने अच्छे से देखा है कि कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न होता है, कौन सा एरिया बर्न होता है, तो कितना % अपन उसको देते हैं, 9%, 4.5% जो भी है, तो वो निकाल के उसमें यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके यहाँ रखा जाता है। ये एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए 3 ml कर देते हैं, बाकी सेम सारी कंडीशन है। और देते क्या है अपन, क्रिस्टलोइड फ्लूइड देते हैं उसके अंदर, और वो भी फर्स्ट 24 आवर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन ने फर्स्ट 24 आवर के अंदर अभी लास्ट में क्या देखा था, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं। उसमें अपन ने हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया और अपन ने हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट का लेवल देखा था। तो उसमें अपन ने देखा था कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, तो शॉक से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्रिस्टलोइड फ्लूइड देते हैं फर्स्ट 24 आवर। अब इसका नियम क्या है, जो जितना भी इसके अंदर वैल्यूज़ रखने के बाद जितना भी फ्लूइड आता है उसका जो 50% वॉल्यूम है उसको पहले 8 घंटे में देना होता है अपने को, और बचा हुआ जो 50% है उसको नेक्स्ट 16 घंटे के अंदर देना होता है। तो टोटल हो गए अपने 24 घंटे 24 आवर में। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फुल थिकनेस बर्न के लिए यूज़ किया जाता है पार्कलैंड फार्मूला। दूसरी चीज़, एडल्ट का 15% और चिल्ड्रन में 10% से ज़्यादा है तो यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल बर्न है, अगर ओरल कैविटी से नहीं ले पा रहा है कुछ भी फ्लूइड तो भी अपने को उसको पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू आईवी फ्लूइड देना होता है। अगर मान लो पेशेंट अपने पास पहले 8 घंटे के अंदर अंदर नहीं आ पा रहा है, मान लो 8 घंटे अपने पास नहीं है, अपने पास सिर्फ है 6 घंटे, और 2 घंटे पहले पेशेंट जल चुका था, तो वो 2 घंटे पहले जल चुका था, अपने पास अभी आया, तो अपने को 8 घंटे नहीं लेने इस बार अपने को 6 घंटे ही लेने हैं, क्योंकि 2 घंटे वो पहले निकाल चुका है। तो फर्स्ट 8 आवर इज़ फ्रॉम टाइम ऑफ इंजरी, ये इंजरी की टाइम से पहले 8 घंटे हैं, ना कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं या हॉस्पिटल में आया है तब से। अब एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा गया, 72 किलो का एक पेशेंट है जिसका पाम, एंटीरियर थाई और एब्डोमेन जला है। पाम जला है तो पाम के लिए एक अलग से अपन ने शॉर्ट बनाया है, कितना होता है, एंटीरियर थाई पाम 0.8 से 1% लेते हैं अपन। एंटीरियर थाई को अपन ने पूरी एंटीरियर जो लेग है, राइट वाला लेग है, लेफ्ट वाला लेग है, वो पूरा का पूरा 9% होता है। तो थाई को अपन ने एंटीरियर वाली थाई लिए सिर्फ, तो 4.5% हो जाएगा, इसका लगभग 1% है, और एब्डोमेन लगभग 9% हो जाएगा। तो ये सारा का सारा टोटल मटेरियल अपने पास कैसे करना है, क्या क्या देखना है अपने को, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है और अमाउंट कितना देना है फ्लूइड के अंदर। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन ने क्या किया, इनको काउंट किया, तो पाम का 1%, एंटीरियर थाई का 4.5% और एब्डोमेन का 9%, ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ गया अपने पास लगभग 14.5%। वेट कितना था, 72 kg, और फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला है 4 ml इंटू पेशेंट का वेट और टोटल बॉडी सरफेस एरिया। 4 ml कॉन्स्टेंट है, पेशेंट का वेट अपने को दे रखा है, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इन तीनों को करके अपन ने निकाल लिया। तो ये आया अपने पास इस फ्लूइड का वॉल्यूम 4176 ml। तो ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड है इसको 2 भागों में देना होता पार्कलैंड फार्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 8 आवर के अंदर आधा फ्लूइड देना है, नेक्स्ट 16 आवर के अंदर बचा हुआ आधा फ्लूइड देना है। अब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या याद रखने हैं, कोलोइड फ्लूइड ऑफ चॉइस बर्न के अंदर कौन सा होता है,
RL, तो कोलोइड देते हैं और RL देते हैं अपन बर्न के पेशेंट के अंदर। निमोनिक याद रखने के लिए बर्न BURN के अंदर RL देते हैं, ये याद रखने के लिए है। नेक्स्ट अपन को क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, अपने को चीज़ मॉनिटर करनी है पेशेंट हार्ट फेलियर का या किडनी फेलियर, किडनी डिजीज़ का है या नहीं है। अगर ये है तो भी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, क्लोजली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है गुड रिप्लेसमेंट का, कि यूरिन का आउटपुट 30 ml से ज़्यादा अगर हो रहा है तो गुड इंडिकेशन होता है वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट का पेशेंट के अंदर। तो ये है पार्कलैंड फॉर्मूला। किस स्टेज में क्या जनरल अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करना है, एक्सपोजर करना है, वुंड को एक्सपोज खुला रखना है, वॉश करना है और कुछ भी अपने को ऑयल कोलगेट वगैरह नहीं लगाना। सेकेंड डिग्री का जो सुपरफिशियल और डिफिशियल है, तो सुपरफिशियल में क्या करना होता है, पैराफिन गोज लगाते हैं या वेस्लिन गोज लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ताकि जब वापस से ड्रेसिंग अपन रिमूव करें तो वो स्किन को डैमेज करती हुई ना आए, लुब्रिकेशन का काम करवाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डीप वाले में कोलेजन गोज या हाइड्रोकोलोइड का ड्रेसिंग करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करना है बर्न का, मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन जो ड्रग यूज ली जाती है, जो ऑइंटमेंट यूज लिया जाता है, सिल्वर सल्फाडाइन 1% यूज किया जाने वाला मोस्ट कॉमन ऑइंटमेंट होता है जो बर्न की जो क्या काम करवाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करवाने का काम करवाता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है कि ये डिसकलरेशन ऑफ टिश्यू करवा देता है। मतलब कोई कोई ट्यूब्स वगैरह ऐसी होती है जिसको लगाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो कालापन वहीं रह जाता है, तो ये करवा सकता है वो। और दूसरा ये जो एस्कार फॉर्मेशन हुआ था उसको क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो हार्ड टिश्यू था, हार्ड टिश्यू को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसमें ये ड्रॉबैक है। दूसरी मेडिसिन जो होती है, ऑइंटमेंट होती है दूसरा, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये एक वीक एजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, और स्यूडोमोनास के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा ये इफेक्टिवली वर्क करता है। अब अपन देखते हैं कि बर्न की कंडीशन के अंदर डेथ कैसे कैसे हो सकती है, डेथ के कारण क्या है। डेथ के कारण इमीडिएट डेथ, अर्ली और लेट। इमीडिएट मतलब तुरंत जलने के जस्ट तुरंत ही बाद मर गया पेशेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्यों मर सकता है पेशेंट, क्योंकि एस्फाइक्सिया हो सकता है। एस्फाइक्सिया मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, उसकी वजह से मर सकता है। अर्ली के अंदर क्या हो सकता है, 1 to 3 डेज के अंदर अगर उसकी डेथ हो रही है तो हाइपोवोलेमिक शॉक होने की वजह से उसकी डेथ होने का कारण होता है। और लेट डेथ मतलब 3 दिनों से अगर ज़्यादा, 3 दिन बाद में अगर उसकी डेथ हो रही है तो तो सेप्टिक शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ होती है। ओवरऑल जो डेथ का कोज है बर्न के अंदर, वो डेथ का कोज होता है सेप्टिक शॉक पेशेंट के अंदर। अब अपन देखते हैं कुछ बर्न के कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन शॉक इन बर्न। शॉक कैसे होता है, हाइपोवोलेमिक जो शॉक होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, जब इन्फ्लामेटरी बर्न होगा तो जलेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होने के बाद में ये अपने इन्फ्लामेटरी मीडिएट्स हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्रीन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे के सारे रिलीज होते हैं। बाद में क्या काम करवाते हैं, वेसो डायलेशन का काम। जब वेसल्स डायलेट हो जाएगी और वहाँ की कैपिलरी लीक हो जाएगी, वहाँ की परमिबिलिटी बढ़ेगी, जो अंदर का फ्लूइड था वो बाहर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, थर्ड स्पेस में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो क्या काम करवाता है, थर्ड स्पेस में शिफ्ट होगा स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एडिमा कोज करवाएगा, और अंदर कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करवाएगा, हाइपोवोलीमिया कोज करवा देगा। और हाइपोवोलीमिया की वजह से क्या होता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन, और उसकी वजह से पेशेंट को शॉक हो जाता है। इधर एडिमा हुआ तो एडिमा होगा तो किसका लॉस होगा, कोलोइड्स का लॉस होगा। और कोलोइड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ एल्बुमिन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। एल्बुमिन क्या काम करवाता है, एल्बुमिन कोलोइड ऑस्मोटिक या ओन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाने का काम करवाता है, एडिमा नहीं होने देता। अगर एल्बुमिन का लेवल ही कम हो गया तो एडिमा होता है पेशेंट के अंदर। तो ये कारण है पेशेंट के अंदर एडिमा कैसे होता है, शॉक कैसे होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जब बर्न होता है तो ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ से अगर बर्न हुआ तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है और ब्लड सप्लाई वगैरह वहाँ पे इंटरप्ट करवा देता है, और प्रेशर वहाँ पे बढ़ाने का काम करवा देता है और स्वेलिंग करवा देता है टिश्यू की। तो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। दूसरा देखते हैं कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब क्या होता है, जो टाइटनेस हो जाती है मसल जॉइंट वगैरह। तो अपन कभी देखते हैं किसी का बर्न है तो किसी के हाथ यूं ही रह रखे हैं, किसी की अंगुली यूं ही रह रखी है, अपन देखते हैं ये जो
कॉन्ट्रेक्चर वाली कंडीशन, या हो सकता है ये जुड़ गई आपस में, चिपक गई बर्न की कंडीशन में, तो ये कॉन्ट्रेक्चर वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।